बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाज़रीन, हमने पहले 2 प्रोग्राम पिछले साल से किए थे एज़ोला के बारे में। एज़ोला खुदा की उन नेमतों में से है जिसके बारे में कहा गया है कि फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आज किसान का मसला क्या है? किसान का मसला ये है कि खादें बहुत महंगी है, बीज बहुत महंगा है, बिजली बहुत महंगी है, डीज़ल बहुत महंगा है। यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी हाई है कि अगर गंदम के ऊपर उसका ख़र्चा 4000 का आया है तो मार्केट में उसको 2500 रुपये मिली। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम करें। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक नेमत एज़ोला है जिसे ख़रीदना नहीं पड़ता। और ये एज़ोला जो है ये राइस के फील्ड में भी हो सकती है। राइस के फील्ड में होगी, ये जड़ी बूटियों को उगने नहीं देगी। राइस के फील्ड में होगी, वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स करेगी और अगली मरतबा जब आप गंदम की फसल लगाएंगे आपकी यूरिया कम इस्तेमाल होगी। और अगर आप वहाँ से उठाकर उसको अपने जानवरों को डाल सकते हैं तो जानवरों को भी प्रोटीन, जो सबसे महंगा सौदा है आजकल, वो वहाँ पर काम आएगी। आपको पता है गवर्नमेंट ने लाइफ स्टॉक फीड और पोल्ट्री फीड के ऊपर रिसेंटली एक टैक्स लगाया है। जो पहले भी पोल्ट्री फीड और लाइफ स्टॉक फीड महंगी थी, अब उसके बाद और महंगी हो गई है। अब जो अल्लाह ताला की नेमत है, अगर हम उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमें किसी ने रोका नहीं है और कोई हमें मजबूर भी नहीं कर सकता कि हम लाजमी तौर पर यही करें और उसी सिनेरियो को भुगतें जो हमारा आज का हमारा हर किसान भुगत रहा है, और वो है हाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कि मेरी लागत बहुत ज़्यादा है। अब ये एज़ोला जो है ये 3 काम तो बड़ी आसानी से करता है। एक तो ये है बायो फर्टिलाइज़र, जिस फील्ड के अंदर आप इसको डालेंगे, ख़ास तौर पर इस वक्त राइस फील्ड की बात हो रही है, जहाँ आपकी फसल अच्छी होगी, मुफ्त में ये नाइट्रोजन फिक्स करेगी, आपका नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी कम होगा। आप चाहेंगे तो उसको जानवरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीड्स नीचे नहीं उगेंगी। और अगर आप इसको छोड़ देंगे ऐसे ही तो उसके बाद जो इसका बायोमास होगा, जो ये पैदा हुई होगी, ये ज़मीन का हिस्सा बन जाएगी और आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होगा। दूसरी बात जो अब तक हमने देखी है, कई किस्म के आदमी हमें मिले हैं और वहीं से हमने फ़ीडबैक हमें मौसूल हुई है। फैसलाबाद में एक तारिक त्यागी साहब हैं, वो अपनी भैंसों को अब सिर्फ यही डालते हैं, उसके साथ कोई तूड़ी डाल दी, कोई थोड़े बहुत पट्ठे डाल दिए, इसलिए कि इसमें प्रोटीन की मकदार बहुत ज़्यादा है। चिडियोट के अंदर इसी तरह एक साहब है, एहतिशाम साहब, और एक अवैध साहब, वो टोटल इसी काम पर लगे हुए हैं। वो अपनी घरेलू मुर्गियों के लिए और बकरियों के लिए एज़ोला का इस्तेमाल करते हैं। इस हमारे प्रोग्रामों में एक आदमी का नाम मुसलसल आ रहा है और वो है डॉक्टर अहमर। आज डॉक्टर अहमर मेरे मेहमान हैं, मैं वेलकम करता हूँ। और इनको लाने का मकसद असल ये है कि ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड ने इसको फाइनेंस किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर ने इसका इनिशिएटिव लिया है। डॉक्टर राहत नसीर साहिबा उसकी इंचार्ज हैं, डॉक्टर अहमद साहब उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो है जो मुफ्त में हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम अपने फील्ड में उगा सकते हैं, घर पर उगाए। तो इसके अंदर जो सबसे प्यारी चीज़ हमें नज़र आई है, घर से मच्छर जो है वो भाग है। ये मच्छरों को मारती नहीं है लेकिन मच्छरों का रिपेलेंट के तौर पर ये अपना काम करती है, ये मच्छरों को भगाती है। तो मैं वेलकम करते हुए डॉक्टर अहमद साहब से पूछूंगा कि आपके पिछले साल के तजुर्बात क्या बताते हैं आपको, फीडबैक कितने आदमियों ने लिया, कितने परसेंट ने राइस पे इस्तेमाल किया, कितने परसेंट ने कोई पॉन्ड्स बनाकर लाइफ स्टॉक के लिए इस्तेमाल किया और कितने परसेंट ने मुर्गियों के लिए इस्तेमाल किया। तो आप ज़रा कुछ मेरे जानने वालों को ज़रा फीडबैक दीजिए। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप सबको, उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। पिछले साल की निस्बत अगर हम इस साल की बात करें तो एक साल में इसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट आई है। पिछले साल अगर हमारे पास फार्मर्स जो थे वो 300 तक या 350 तक थे, तो वो मोर देन 500 जो है ना इसमें शामिल हो चुके हैं। और उसमें ज़्यादातर जो फार्मर्स थे वो राइस फील्ड से रेलेवेंट थे और लाइव स्टॉक से रेलेवेंट थे और बहुत सारे अच्छे रिज़ल्ट्स उनको मिले। उन्होंने इसको अपनी राइस फील्ड के अंदर लास्ट टाइम अप्लाई किया और उसमें उनकी जो उसकी ग्रोथ थी वो भी बहुत अच्छी बढ़ गई
और उसके बाद उनमें जो उसका जो यील्ड थी उसकी अज़ूला की, वो भी उनके बाद बहुत अच्छी आई और उन्होंने उसको इस्तेमाल किया अपने जानवरों को खिलाने के लिए। और जो इर्द गिर्द के जो दूसरे फार्मर्स थे या दूसरे जो लोग थे जिन्होंने जानवर रखे हुए थे, उन्होंने उनको भी दिया, उन्होंने भी उससे जो फ़ायदा हासिल किया। कुछ जो थे राइस फार्मर्स जो थे, इन्होंने जब उसे हार्वेस्ट नहीं किया, उसको अपने खेतों में ही छोड़ दिया और वो विद द टाइम जब वो उसमें ड्राई हो गया उनकी फसलों में, तो देखा ये गया कि जब उन्होंने अगली दफ़ा फसल जब उसमें गंदम की उगाई तो उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी आई। और इस साल हमने देखा ये कि इस दफ़ा जो हमारी गंदम की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा आई है। उसकी ज़्यादातर वजह यही है कि उसमें राइस फील्ड्स के अंदर जो उन्होंने अपना अज़ूला को छोड़ दिया था, वो एक बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे काम कर रहा था और उसने बड़ा अच्छा फर्टिलाइज़ किया उस सॉइल को और वहाँ पे बड़ी अच्छी वीट की क्रॉप जो है वो ग्रो की। थैंक यू वेरी मच। मुझे अब ये बताइएगा कि हम लोग दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में या दुनिया के अंदर कुछ लोग काम करने वाले होते हैं और कुछ डिस्करेज करने वाले होते हैं। उनको बुराई ज़रा पहले ज़्यादा नज़र आती है कि वो जी आपने खाया, इसके अंदर कोई जहर होगा, इसमें ख़राब हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि जिन लाइफ स्टॉक फार्मर्स ने अपने भैंसों को और गायों को खिलाया, उनकी दूध की क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ा है? सर अभी तक जितने भी फार्मर के साथ मेरी बात हुई है ना, कैटल फार्मर जितने भी थे, उनमें सबकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है और कोई भी ऐसा नेगेटिव किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं था कि उनके जानवरों को कोई बीमारी हुई हो या किसी किस्म की कोई भी उसको कोई मसला आया हो। क्योंकि ये इटसेल्फ एक अच्छी प्रोटीन देता है, तो प्रोटीन जो है वो उसकी क्वालिटी को इन्हांस करती है और जानवरों की सेहत को भी अच्छा करती है। इसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं है, बहुत सारे मिनरल्स भी शामिल होते हैं और बहुत सारे इसमें वाइटामिन भी होते हैं जो कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाते भी हैं और जानवर की सेहत को भी अच्छा रखते हैं। तो किसी किस्म का कोई नेगेटिव या फीडबैक नहीं था जानवरों की सेहत के हवाले से। और जो जानवरों की जो दूध, ये उन 380 आदमी जिन्होंने पहली मरतबा लिया था, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, फीडबैक कितने % ने दी? फीडबैक 60% का था, बहुत अच्छा रिस्पांस था। 20% का रिस्पांस अच्छा था मगर वो सस्टेन नहीं कर सके, यानी कि वो किसी भी कंडीशंस की वजह से वो अपने पॉइंट को बरकरार नहीं रख सके। मगर उन्होंने भी कहा था कि उनकी प्रोडक्शन जो है इसकी बहुत अच्छी आई है, मगर वो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, कुछ उनकी अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से वो अपने पॉइंट को आगे चला नहीं सके, मगर उन्होंने भी इसका रिस्पॉन्स जो था अच्छा दिया था। अच्छा, ये जो घर में मुर्गियाँ पाली जाती हैं और बकरियाँ पाली जाती हैं और भेड़ें पाली जाती हैं, जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उन्होंने आपको क्या फ़ीडबैक दिया? जो पोल्ट्री बर्ड्स रखने वाले लोग हैं उन्होंने इसको यूज़ किया और उन्होंने भी बताया कि उनकी पोल्ट्री प्रोडक्शन जो है वो अच्छी हो गई है, उनके जानवरों की जो बर्ड्स की सेहत थी वो भी अच्छी हो गई है, उनकी जो वेट था वो अच्छा डेवलप हुआ है। जैसे कि नॉर्मल जो कमर्शियल वो फीड खिलाते हैं उसकी निस्बत जैसे वेट बढ़ता है, वैसे ही रसगुल्ला खिला के भी उसका वेट उतना ही गेन हुआ। जो एग लेइंग जो बर्ड्स होते हैं उनकी भी देखा गया कि जो एग लेइंग कैपेसिटी वो भी उसकी इंक्रीज़ हो गई थी। अच्छा, ये इसके बारे में जो मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ और मैडम डॉक्टर राहत नसीर साहबा ने भी बताया था कि ये काम करती है एज मॉस्किटो रिपेलेंट। जी, कि जब हवा आती है तो मक्खी मच्छर भाग जाते हैं। अच्छी बात। तो ये इसके बारे में कोई फीडबैक है कि जब जिन लोगों ने जिस इलाके में लगाया था, इसको उगाया था या अपने घरों में रखा था या डेरे पर रखा हुआ था, वहाँ मॉस्किटो की क्या पोजीशन रही है? सर, जिन लोगों को हमने अज़ूला दिया उनसे हम 2-3 चीज़ों में जो है ना वो पूछते हैं। एक उनकी प्रोडक्शन पूछते हैं, दूसरा हमने उनसे ये भी पूछा था कि उन्होंने जब अपने घरों में उगाया तो उससे मस्कीटोज़ वगैरह का क्या रिस्पॉन्स था। तो उन्होंने यही बताया, ख़ासतौर पर लाहौर और कराची में जहाँ पे मैंने जिन लोगों को दिया, उन्होंने यही बताया कि इसको घरों में रखने से उसको जब उन्होंने पॉन्ड में घरों में बनाए या घर के करीब उसके पॉन्ड बनाए, तो उन्होंने यही नोट किया कि वहाँ पे मच्छरों की जो तादाद थी वो बहुत कम हो गई और विद द टाइम जो थी वो ख़त्म ही हो गई। जो लास्ट टाइम उनके पास जब उसको उगाने से पहले जो था वो मच्छर की तादाद बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे इस तरह बीमारी भी बहुत ज़्यादा थी, मगर जब उन्होंने इसको पॉन्ड्स को वहाँ पे बनाया तो इसने एज अ मस्कीटो रिपेलेंट इसने क्या किया, वहाँ पे उन मक्खियों को और मच्छरों को क्या किया, वहाँ पे ख़त्म किया, वहाँ से रिपेल किया। ख़त्म मारती तो नहीं है मगर ये उनको वहाँ पे ग्रो नहीं होने देती, उनको भगा देती है। मुझे आप ये बताइएगा कि पिछले साल थे 380 जी, अब ये नया साल शुरू हो गया और राइस क्रॉप भी शुरू हो गई है जी। तो इसमें क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? सर, अभी जो नया साल है इसमें अभी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भी जो है ना रब्ता किया है। अभी एक हफ़्ते में मुझे तकरीबन 25 से 30 जो फार्मर्स थे, राइस फार्मर्स थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मैंने उनको इसको भिजवाया भी है और उन्होंने बाकायदा मुझे इसकी वीडियोस बना के भेजी, उन्होंने अपनी फील्ड्स के अंदर इसको डाला है। ठीक है,
और दो चीज़ें होती है, वो चीज़ पूछते हैं कि हमारे पास का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और पूरी दुनिया ने इससे फ़ायदा हासिल किया है। तो हमें इस चीज़ को ये समझना होगा कि हमारी राइस फील्ड की नुकसानदेह नहीं है, हम इसको अपनी राइस फील्ड में इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसका फ़ायदा ही होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया ने इस्तेमाल किया सिवाय पाकिस्तानियों के? अब अभी देखें ना, 25 करोड़ की आबादी में से अगर 400 ने इस्तेमाल किया जी, इसका मतलब ना होने के बराबर है ना। बिल्कुल कि कुफरान नेमत है, अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है, इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग भी चोखा आए। मैं बचपन में वो जो ओड नहीं होते, ओड जी जो अपना सामान उठा के एक गांव से दूसरे गांव में चलते फिरते हैं, जी तो वहाँ कोई अंदर कोई बातचीत हो रही थी और मैं समझा नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो ज़ोर से एक औरत कह रही थी, हींग लागो ना फाड़ कड़ोरे रंग भी चोखा वो है वो। और मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा ये कह रही है हींग लगे ना फिटकड़ी न रंग भी चोखा है, लेकिन ओड की ज़बान में हींग लागो ना फाड़ कड़ो न रंग भी चोखा वो है वो। तो ये काम जो है, जो पाकिस्तानियों को मच्छर भगाने के लिए, मुर्गियाँ पालने के लिए, बकरी भेड़ पालने के लिए, अपने जानवरों के ऊपर ख़र्चा कम करने के लिए और अपनी फसलों से बेहतर पैदावार लेने के लिए अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है जो किसी जगह पे हो सकती है सिवाय हीट वेव के दौरान। हमने नोट किया है कि ये एलिमिनेट हो गई। जी बिल्कुल ऐसे, मतलब एलिमिनेट किसी जगह पर कहीं से रिपोर्ट ये आई है कि ये वहाँ ठहर गई है, बिल्कुल कहीं ने कहा ख़त्म हो गई है। लेकिन ये भी बात बताई कि जो ही मौसम ठीक हुआ इसने दोबारा उगना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब आपका जो है ये असल यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह PhD कर रहे हैं, और एक लफ्ज़ है ऑन गोइंग रिसर्च। जी जब मैं देखता हूँ अरबों को, जी इनको खबर था सोना बनाने का माना था, उसे कहते थे कीमियागरी। जी जाबिर बिन हयान ये पहला मुसलमान साइंसदान था जिसने नाइट्रिक एसिड और ये नाइट्रोजन गैस जो है उसने दरियाफ्त की। और वजह उसकी ये थी कि उसका मकसद ये नहीं था, एक्चुअली तो वो सोना बनाना चाहता था। जी तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपकी रिसर्च यहीं ख़त्म हो गई है या आगे भी आप कर रहे हैं? नहीं सर, इस पे हम आगे भी काम कर रहे हैं। हम इस पे अमाइनो, हमने इसके अज़ुला की थोड़ी एक्सट्रैक्शन की और हमने इसमें से अमाइनो एसिड को जो है एक्सट्रैक्ट किया और उन अमाइनो एसिड को हम प्लांट्स पे स्प्रे करके जो है ना हम उसको ट्रायल्स ले रहे हैं उसके, और हम देख रहे हैं कि उन अमाइनो एसिड के स्प्रे से उनकी क्या ग्रोथ अच्छी हो रही है। वैसे पता है एक चीज़ की स्टडी जो है हम उस पर रह नहीं सकते, उस तक हम उसको बरकरार नहीं रख सकते, हम उसको आगे भी लेके चलते हैं। अगर इसकी हमें इतनी फ़ायदियत मिल रही है तो हम आगे भी देखेंगे कि हमें और दूसरे जो पौधे हैं हम या प्लांट्स हैं हम उनको कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। तो हमने इसकी एक्सट्रैक्शन की और एक्सट्रैक्शन से अमाइनो एसिड की स्प्रेस बनाए और उनमें फैसलाबाद में हम इस पर काम कर रहे हैं। और हम फैसलाबाद में बाबा केमिस्ट्री तारिक साहब जी जी अच्छा, उन्होंने इंडोर प्लांट्स पर किया। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपके साथ ताउन कर सकता हूँ। अगर हम इसकी एक्सट्रैक्ट को हम मुख्तलिफ़ फसलों पर, जैसे अब ये राइस की बात हो रही है, ये गंदम की बात हो रही है, गन्ने की बात हो रही है, अगर हम उन फसलों पर भी करें तो ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब एक लफ्ज़ है, अल्लामा इकबाल का शेर है, खू करे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन लें। ये मुझे अक्सर व पेशतर लोग कभी कभार टेलीफ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि ये डॉक्टर अहमद साहब ने कसम खा रखी है कि मैंने उनका टेलीफ़ोन नहीं उठाना। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए सर, इतने सारे लोग, क्योंकि अब तक जो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ उसके मुताबिक तो ये अब हर आदमी का टेलीफोन उठा रहे हैं, हर आदमी से फीडबैक ले रहे हैं, हर आदमी को आप भेज रहे हैं, लेकिन जो टेलीफोन मेरे पास आते हैं और मैं बाद में उसको फॉरवर्ड करता हूँ डॉक्टर साहबा की तरफ। बिल्कुल। तो इसमें कहाँ तक सदाकत है? सर इसमें बात ये है कि समटाइम इस तरह हो के मैं अगर यूनिवर्सिटी में होता हूँ या किसी उसमें मीटिंग में होता हूँ तो मैं उनकी कॉल अटेंड नहीं कर पाता, तो वो मुझे आगे मैसेज भी नहीं कर पाते। या मैसेज मुझे कर दें व्हाट्सएप पे या किसी किस्म का वो मुझे थोड़ा सा शॉर्ट नोट डाल दें वॉइस मैसेज का कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं उनको आगे से रिस्पॉन्स करूँ। वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझे इतने सारे कांटेक्ट मेरे पास नंबर हैं, ठीक है, इस वक्त फार्मर्स के, तो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने किससे रब्ता किया, किसको मैंने बताया, किसको नहीं बताया। तो इस वजह से भी थोड़ा सा माजरत है जिनसे मैं रब्ता नहीं रख पाता, कि वो मुझे मैसेज कर दिया करें, एक वॉइस मैसेज कर दिया करें ताकि मैं उनसे रब्ता कर सकूं, उनको बाद में। यही नंबर आपका व्हाट्सएप? जी बिल्कुल, यही नंबर, इसी नंबर पर वो आपको वो कर दिया करें। बिल्कुल। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी जो फार्मर है वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, हर घर में मुर्गी रखने वाला जो है वो इसको मुफ्त की खुराक जो है वो पैदा करना शुरू कर दे, और किसी घर में कोई मच्छर ना रहे, मच्छर वहाँ से भाग जाए कि इस बस्ती से भाग जाओ, ये बस्ती हमारी नहीं है, हमारे लिए हमारे काबिल नहीं रही है। तो मुझे आप ज़रा ये बताइएगा कि कुछ आपको मुश्किलात भी पेश आती हैं?
सर मुश्किलात थोड़ी नहीं है, दैट्स बट हर काम में जब हम कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात भी आती है, तो उसमें भी थोड़ी सी मुश्किलात हैं। मुझे जो लोग इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं और बाद में उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, इसमें थोड़ा सा मुझे एक प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि चूँकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रॉपर टाइम पे डिलीवरी लोगों को उसी वक्त पॉसिबल है कि जब क्या कहते हैं, जैसे अब कराची से मुझे किसी ने कहा है या सिंध से मुझे डिफरेंट स्टेट से कॉल आती हैं कि हमें चाहिए, तो उनको बड़ी अर्जेंट बेसिस पे चाहिए होती है। और जब मैं उसको रेडी करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं तो पता लगता है कि वो शहर में नहीं है। तो फिर ये देखें प्लांट है और प्लांट को जब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, उसकी पैकिंग कर दी, तो फिर हम उसको रख नहीं सकते ज़रा। मतलब इसकी उम्र फिर बहुत थोड़ी सी है कि अगर फौरी तौर पर इसको पानी में आपको डालना 48 आवर्स 72 आवर्स कितना 48 आवर्स जो है ना, 48 जो टेम्परेचर चल रहा है उसको 48 आवर्स में हमने लाजमी तौर पर। इसका मतलब है कि अगर लड़काना में रहने वाला कोई आदमी है जी और यहाँ से आप कोरियर करते हैं उसको, तो वो 2 दिन में पहुँच जाएगा उधर। वो तकरीबन 20 घंटे 22 घंटे में पहुंच जाता है, मगर उसको फिर फ़ौरन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा 24 घंटे तो उसको यहीं पे। तो नाज़रीन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़। और एक और बात आप देखिएगा कि कई लोग सवाल इस किस्म के करते हैं कि ये फ्री मिलता है उस आदमी को जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी से आकर ले जाए, लेकिन अगर आप मुल्क के किसी कोने में गवादर में हैं और कराची के अंदर है और चित्राल के अंदर है, तो फिर इसको भेजना पड़ता है कोरियर के ज़रिए। और कोरियर की पर केजी जो है उसके चार्जेस हैं, डिलीवरी चार्जेस। तो वो आप ज़रा जहाँ भी आप बैठे हुए हैं वहाँ से पता कर लें कि लाहौर से इस चीज़ के, ताकि जल्द से जल्द पहुँचे। आम डाक के ज़रिए पहुँचेंगे तो उस वक्त पहुँचेगा जब वो ख़त्म हो चुका होगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो लिहाजा ये थोड़ा सा ख़र्चा जिसे आप डिलीवरी चार्जेस कहते हैं, जो भी हो वो आप ज़रा पहले पता कर लें। और जब आप इनसे टेलीफ़ोन करें तो इनको आप बताएं कि ये इजी पैसा के ज़रिए वो 200 रुपये है, 150 रुपये है, 300 रुपये है, वो जो भी हो वो ज़रा आप इनको भेज दें। तीसरी बात और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इनके साथ और स्टाफ नहीं है। ये हमारे ओरिजिनल प्रोग्राम के अंदर तो ये भी शामिल है कि अगर ये आप फील्ड के अंदर अगर इनको बुलाना चाहें तो ये वहाँ पर आएंगे, लेकिन उसके लिए भी कुछ ख़र्च है। ये आपसे रोटी भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आने जाने का ख़र्चा वो तो आप दे सकते हैं, तो ये वहाँ भी आने के लिए तैयार होंगे। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला करे कि ये प्रोग्राम चले, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को एक मुस्तकिल शक्ल मिल जाए और उसमें और आदमी भी भर्ती हो, ताकि हर इलाके के आदमी के लिए यहाँ पर हर किस्म की जो आगाही और उसके बाद की जो आफ्टर सर्विसेज होती हैं वो उनको खिदमात आसानी से मिले। तो यही है कि जो लोग रब्ता करते हैं वो उसका मुझे रिस्पांस लाजमी दिया करें। अगर मैंने उनको अज़ुला दिया है तो उसका उनका 1 हफ़्ते बाद क्या रिस्पांस आया वो मुझे लाजमी शेयर किया करें उसके साथ वीडियो, ताकि मुझे भी पता लगे कि किसने उसको किस तरह हार्वेस्ट किया, उसकी क्या कंडीशंस थी इसमें स्टार्ट। क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट कंडीशंस हैं, हर मुल्क हर सूबे की अपनी डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो फिर उस कंडीशंस को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि जिसमें उसको हमने ग्रो करना है। तो इसलिए मुझे उसकी वीडियोस या उसकी पिक्चर्स जो है लाजमी शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आपने डॉक्टर अहमद साहब की बात सुनी है। अज़ुला अल्लाह ताला का फ्री गिफ्ट है जो आपको दिया हुआ है। जिस तरह फ्री हवा हमें मिली हुई है, ये बिल्कुल उसी तरीके से, ना इसको कोई खाद डालने की ज़रूरत है। वो इनिशियली आपको शायद थोड़ा सा 2-4 चमचे सुपर फास्फेट के डालने पड़ते हैं या गोबर आपके इलाके से मिल जाता है, दैट्स ऑल। उसके बाद इसने उगना ही उगना है। तो इस फ्री चीज़ को, फ्री नेमत की कदर करें। और ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं हर किस्म की इमदाद के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इस फ्री सोर्स से पूरा फ़ायदा उठाएं। आपकी ज़मीनें भी इससे फ़ायदा उठाएं, आपके छोटे जानवर भी, आपके परिंदे भी और आपके बड़ा लाइफ स्टॉक भी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।